हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी में। तो हम आज बात करेंगे सेकंड टर्म के चैप्टर नंबर सेकंड की हिस्ट्री का जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में। ये चैप्टर मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन एंड डेवलप्ड एज वेल एज। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया काफ़ी पावरफुल देश हुआ करता था और काफ़ी डेवलप्ड भी था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1612 के अंदर, और उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और इंडिया जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। लेकिन आज के समय पे हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। बट नाउ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट। तो हम वो बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंडिपेंडेंस की, मतलब हमारी आज़ादी की कहानी, किस प्रकार से हमारी आज़ादी की कहानी स्टार्ट हुई, क्या हुआ, वो सारा हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914 एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। It led to huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing tax। जैसा कि आपको पता है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और उस समय इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के अंदर था। और इस जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लोन्स इंक्रीज़ कर दिया, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। कस्टम ड्यूटीज वर राइज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। जो प्राइस का रेट था, जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता था उसका प्राइस जो था वो डबल कर दिया गया 1913 से 1918 के बीच में। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़बरदस्ती रूरल एरिया से लोगों को आर्मी के अंदर एंट्री करवा रहे थे, तो जिससे लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 1921 क्रॉप फेल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्रॉप जो था, एग्रीकल्चर का ड्राउट कंडीशन आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 million people perished as a result of famine and the epidemic। लगभग 1,30,00,000 तक लोग जो थे वो इस एपिडेमिक का शिकार हुए, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उनको सहनी पड़ी। अब हम बात करते हैं यहाँ से द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह जो आइडिया था वो किसके द्वारा लाया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो इंडिया आए 1915 के अंदर। ही हैड केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रैकेश रिजाइम विद ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे तो उन्होंने वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज था, तो वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता था। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला अपनाया था, मास एजिटेशन, मतलब जितना हो सके हम लोगों को इकट्ठा किया जाए और अहिंसा पूर्वक हम क्या करें, एक सत्याग्रह करें। और इसी को महात्मा गांधी ने क्या बोला, एक सत्याग्रह नाम दिया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च for truth। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force are not necessary to fight the oppressor। महात्मा गांधी एक बात बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि अगर हमारे खिलाफ कोई गलत कर रहा है या हमको झूठा ठहराने की साजिश कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे फिजिकली फोर्सफुल तरीके से हम उससे लड़ें। उनका था कि हम इनको दबाने के लिए अच्छी तरीके से सत्याग्रह, मतलब नॉन वायलेंस का हम सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े से बड़ा आंदोलन को भी सफल बना सकते हैं। तो महात्मा गांधी बिलीव दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। महात्मा गांधी धर्म जो अहिंसा परमो धर्म एक बोलते थे कि अहिंसा परमो धर्म है, और इंडियंस को क्या करते थे, यूनाइट करने का काम करते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के अंदर, ट्रू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो बिहार के अंदर प्लांटेशन सिस्टम वर्कर्स थे उनके लिए ये सत्याग्रह स्टार्ट किया। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1970 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर सत्याग्रह हुआ। ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड फ्लैग्यू एपिडेमिक पीजेंट कुड नॉट पे रेवेन्यू एंड द वियर डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन टू द रिलैक्स्ड।
1917 के अंदर क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर काफ़ी ज़्यादा हो गया था गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से जो किसान लोग थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो उनका ये था कि हमारा जो टैक्स है वो ख़त्म किया जाए, तो उसीलिए गांधी जी ने वहाँ पर एक सत्याग्रह किया। उसके बाद 1980 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर फॉर इंक्रीजिंग द सैलरी। कॉटन मिल वर्कर थे, उनको वेजेस काफ़ी कम मिलते थे और वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनकी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए ये महात्मा गांधी अहमदाबाद गए 1918 के अंदर। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह कुल मिला के महात्मा गांधी जी के द्वारा ही आया था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट, तो इट गेव द गवर्नमेंट इनूमरियस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड टू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। रॉलेट एक्ट जो था वो बेसिकली था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स निकल के आ रहे थे सामने, उनको रिप्रेस करना था और बिना किसी ट्रायल के उनको 2 साल जेल में रख दिया जाता था। तो गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने 1919 के अंदर एक विचार बनाया कि हमको उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह लॉन्च करना है। गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंस, गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस हो, सिविल डिसओबीडेंस अगेंस्ट सच इनजस्ट लॉ विच कुड स्टार्ट विद ए हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल को 1919 को महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट के साथ में, नॉन वायलेंस के साथ में मिलकर हड़ताल स्टार्ट करी 6 अप्रैल 1919 को। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी, काफ़ी ज़्यादा सब सिटियों में रैलीज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। वर्कर वेंट ऑन द स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप क्लोज्ड डाउन, वर्करों के द्वारा रेलवे वर्कशॉप जो थी सबको क्लोज डाउन कर दिया गया, स्ट्राइक कंटिन्यूस चल रही थी। टू क्रश दिस मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्टियल लॉ एंड जनरल डायर टू कमांड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने इस मूवमेंट को दबाने के लिए, रोकने के लिए मार्शियल लॉ स्टार्ट कर दिया और जो कमान थी हाथ में अब गवर्नमेंट के पास ना रहकर वो जनरल डायर के पास चली गई। ऑन 13 अप्रैल ए क्राउड ऑफ विलेज हु हैड टू कम टू अमृतसर टू अटेंड ए फेयर गैदर्ड इन इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग टू सेलिब्रेट बैसाखी मेला। Beginning from outside the city, they were unaware about the martial law that had been imposed. Dare closed the gates, all exit gates, and opened fire on the crowd. Hundreds of Indian killed. अब होता क्या है कि 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग बैसाखी मेला मनाने एकत्रित होते हैं। उनको इस मार्शियल लॉ के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो जनरल डायर्स क्या करता है, सारे गेट को क्लोज करवा देता है और ओपन फायर स्टार्ट करता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और बाद में जनरल डायर डिक्लेयर करता है, ही लेटर डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट टू क्रिएट द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह एज द न्यूज स्प्रेड क्राउड टुक ऑन द स्ट्रीट। अब जनरल डायर बोलता है कि हमको ये सत्याग्रह जो स्टार्ट कर रहे हैं इसके मोरल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने ये काम किया। अब जैसे ये न्यूज़ फैलती है इंडिया के अंदर तो क्राउड जो है वो सड़कों पे आ जाता है। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग, द गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड डू सलाम टू ऑल साहिब। उसके जवाब में ब्रिटिशर्स भी जवाब देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सत्याग्रही होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको उनकी नाक ज़मीन पर रगड़वाते हैं, उनको गलियों में घुमाया जाता है, उनको मारा जाता है और बोलते हैं कि जितने भी साहब जा रहे हैं उनको सलाम करो। तो दिस वॉलेंस फोर्स्ड गांधी जी स्टॉप द मूवमेंट। ये सारा वॉलेंस देखकर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी इस मूवमेंट को रोक देते हैं। While the Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. लेकिन इतना बड़ा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह होने के बावजूद भी ये सत्याग्रह लिमिटेड सिटी और टाउन्स तक ही रहा। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च ए ब्रॉड मूवमेंट। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि मुझे और कुछ बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने की आवश्यकता है। बट गांधी जी न्यू डैट नो सच मूवमेंट कुड ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। महात्मा गांधी विश्वास रखते थे कि जब तक कोई बड़ा मूवमेंट जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होगा जब तक कि हिंदू और मुस्लिम साथ में ना आए। ऑन वे टू डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक खलीफा इशू। तो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और उन्होंने एक और
इशू उठाया जिसका नाम था खलीफा इशू। इट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर Turkey, and there were the rumors that Hurs treaty was giving to be imposed on the Ottoman Empire. A spiritual leaders of Islamic had खलीफा। जैसा कि आपको पता है ओटोमन एम्पायर के अंदर जो इटली के अंदर जो खलीफा था वो एक स्पिरिचुअल लीडर था इस्लामिक हेड का। तो महात्मा गांधी ने ये सोचा कि ये हमारा सबसे अच्छा इशू हो जाएगा, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ सकते हैं। To defend the temporal power of Khalifa, Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1990. Young Muslim leader Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing about the possibility of united mass action on this issue. यंग मुस्लिम लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने डिस्कस किया कि हमको एक मास इकट्ठा करना, यूनाइटेड भीड़ इकट्ठी करनी है ताकि हम इशू पे कुछ एक्शन ले सकें। गांधी जी सो दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड फाई नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम हिंदू और मुस्लिम को क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। At the Calcutta session of Congress in September 1920, he conveyed other leaders of need to start a non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as for Swaraj. तो 1920 को कलकत्ता सेशन में कांग्रेस कन्वे किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। खिलाफत आंदोलन उसको हम बोल सकते हैं या हम उसको स्वराज भी बोल सकते हैं। तो ये हम बात करते हैं। अब वाई नॉन कोऑपरेशन टॉपिक आता है हमारा, वाई नॉन कोऑपरेशन क्यों। तो इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की जो फेमस बुक थी हिंद स्वराज, 1909 में महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज स्टेबलाइज इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन। गांधी जी क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को अगर हम सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली इंडिया छोड़कर भाग जाएंगे। हम कोऑपरेट कर रहे हैं तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो गांधी जी बोलते थे अगर हमने ब्रिटिश रूल बंद कर दिया, उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो स्वराज एक साल के अंदर ही हमारे पास आ जाएगा। तो इट शुड बी विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑफ गवर्नमेंट अवार्डेड, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग। तो जो महात्मा गांधी बोलते थे कि हमको सारी चीज़ बॉयकॉट करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना बंद करना है, कोर्ट में, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के जो वर्क होते हैं उसमें इंडियन सपोर्ट ना करें ब्रिटिशर्स को। कांग्रेस वर हावेवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, दे वर reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920. Finally, a Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise worked out, the non-cooperation program was adopted. पहले तो कांग्रेस ने मना किया था कि हम ये सारी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि काउंसिल इलेक्शन होना बच रहा है, इलेक्शन होने बाकी हैं। लेकिन नागपुर के अंदर जो सेशन हुआ था वहाँ पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने भी नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का। बाकी हम नेक्स्ट 2 और 3rd पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसके साथ मैं इसका PDF भी एक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करा करें। थैंक यू।